चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो मैं आपको जो चीज बता रहा था फंक्शंस के ऊपर, देखो नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट पेरिटल लोब। अब ये जो लेफ्ट पेरिटल लोब है ना, इसीलिए जब स्पोर्ट्स खेलते हैं ना तो स्पोर्ट्स में दोनों लोब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। क्यों? क्योंकि है ना, आप क्रिकेट खेल रहे हो ना तो केवल एक लोब के भरोसे नहीं चल सकते हो, आपको भागना भी पड़ेगा। केवल ये नहीं है कि आपने साहब बैटिंग की और आपका आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा, आपने कट करके और फिर भागे ही नहीं, आलस है शरीर में साहब, हमारा तो ग्रॉस मोटर स्किल भागने दौड़ने का काम होता होता ही नहीं है। भैया दोनों चाहिए। इसलिए कई चीजें ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे समय के साथ में होता है। एक मूवी आई थी महेंद्र सिंह धोनी, जिसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने क्या बोला कि अब कुछ प्लेयर्स ओडीआई टीम में फिट नहीं होते हैं। वो बोले यार वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे प्लेयर है, बोले नो नो डाउट बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन जो है ना उनकी फील्डिंग की कमजोरी की वजह से हम ना रन चौक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बोले कभी बैट्समैन अच्छे रन बनाएगा, कभी बॉलर अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन जो फील्डर होगा ना वो हमेशा रन बचा के आपको जिताता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो गाड़ी अटक रही है ना। इस चीज को सिर्फ समझाने के लिए कराटे में बिल्कुल सही है, कराटे में बिल्कुल जरूरत है, कराटे में तो दोनों बहुत अच्छे चाहिए। एकदम सही वर्ड बोला मैडम, जुड़ो कराटे के अंदर एकदम सही। कितना आई कोऑर्डिनेशन चाहिए भाई साहब, नहीं अगला देगा मुंह पे सीधी, ठीक है ना। तो वो ब्लॉक बचाना भी आना चाहिए और आपको मारना भी आना चाहिए, तो आई का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कि आपका बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा हो। इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर तो ये पार्ट बहुत स्ट्रांग है, लेफ्ट एंड राइट पार्टिकल। मैं तो सिर्फ एक ही बताया आपको, जेस्चर्स एंड हैंड राइटिंग, फाइन मोटर एबिलिटीज, कोऑर्डिनेटिंग अटेंशन, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, अरे सब छोड़ो। सुई में धागा डालते हैं ना, उसमें भी बहुत मेजरमेंट चाहिए होता है रे बाबा, ठीक है ना। तो लेफ्ट पेरिटल वाले का बहुत अच्छा होता है, तो वो कर पाता है, नहीं तो है ना यूं थूक से करते रहो और घुसाते रहो वो कई बार घुसता ही नहीं है, ठीक है ना, उसको आगे वाले धागे निकलते हैं, मैंने तो करके देखा है तो बता रहा हूँ आपको। बहुत जेन्युइन चीजें नहीं जा पाता है कई बार, आप यूं यूं करते रहो फिर उसको तोड़ोगे फिर सही करोगे, लेडीज लोग बहुत एक्सपर्ट होती है रे बाबा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है राइट पेरिटल। अब देखो राइट पेरिटल है ना, मसल मेमोरी, मसल मेमोरी राइट पेरिटल का, कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना, काइनेस्थेटिक एनर्जी एंड स्पोर्ट्स एबिलिटी, बॉडी लैंग्वेज, ऐसा बॉडी फ्लेक्सिंग एंड बैलेंसिंग, कुल मिला के जिम कर रहे हो, डांस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दोगा भाग दौड़ भाग कर रहे हो, ये सब राइट लोब का कमाल है। इसलिए मैंने है ना उस दिन भी सिखाया था और आज भी सिखा रहा हूँ और समझाया था कि भैया अगर आप लोब्स को अच्छे से समझ गए और पर्सनैलिटी को जज करना समझ गए ना, इन दो के कोऑर्डिनेशन से आप बहुत अच्छी करियर काउंसलिंग कर सकते हो। क्योंकि अब आपके बाद है ना, इसके बाद आपको जो तीसरी चीज समझने की है ना, वो यही समझने की है कि भाई, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपको पता है मेडिकल प्रोफेशन के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार है। आपको पता है कि भैया पेरिटल लोब कितना जरूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर उसके दोनों पार्ट में एक में भी वीक है तो उसको अपने को स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहिए, उसको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो उतना नहीं पकड़ पाएगा। अब वो बहुत बेसिक चीज है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कैसे चलता है, वीरेंद्र सहवाग प्राइम एग्जाम्पल है। वीरेंद्र सहवाग की आईज बहुत अच्छी है और हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो साहब यूं करके अपर कट करके कर लिया, कैसे ही कर लिया, वो रन बना लेते थे। शरीर में ताकत भी बहुत है, भागा दौड़ी भी कर लेते, तो चल जाता है। अगर आपका फुटवर्क नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी चीजें तो सही है ना। शेफ, बिल्कुल सही बात है। तो आप है ना इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। शेफ भी बहुत सही वर्ड बोला, शेफ भी इसके अंदर बहुत परफेक्ट है, शेफ दोनों जगह चलता है वैसे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये लोब आपको समझ में आएगा। अब आ गया लेफ्ट टेम्परल लोब। लेफ्ट टेम्परल लोब का मतलब है बोलने वाला। अब है ना, टेम्परल लोब का काम बोलना और सुनने का होता है, लेकिन लेफ्ट टेम्परल का क्या काम होता है? लेफ्ट टेम्परल का होता है लैंग्वेज एबिलिटी, रीडिंग एंड डिलीवरिंग स्पीच, कम्युनिकेशन, फ्रेमिंग द सेंटेंसेस एंड कैचिंग द वर्ड्स, है ना ये, और प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन वर्बल इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें है ना लेफ्ट आती है। अब लेफ्ट फ्रंटल को, लेफ्ट टेम्परल को समझना हो ना तो एक लाइन में समझ लो यार, क्या है, जिनको बोलने की एक्सपर्टीज होती है ना, वो लेफ्ट टेम्पोरल वाले होते हैं। किसी भी तरीके से बोले, लोगों में बोले, ताने दे, तीखा बोले, मीठा बोले, हंस के बोले, वो बोल रहा है ना, तो लेफ्ट टेम्पोरल वाला पार्ट है भाई, सीधी सी बात है। वो एंकर अच्छा है, कुछ भी है, तो ये जितने भी मीडिया में आपको बोलने वाले एक्सपर्ट खिलाड़ी मिलते हैं ना, सबका टेम्पोरल लोब बहुत अच्छा है लेफ्ट, ठीक है ना। जितने पॉलिटिशियंस है बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या है, लेफ्ट टेम्पोरल बहुत अच्छा है। जिनका लेफ्ट टेम्पोरल बहुत अच्छा है ना, वो इस काम के अंदर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड राइट टेम्परल, राइट टेम्परल वाले कौन लोग होते हैं? राइट टेम्परल वाले जिनकी सुनने की कैपेसिटी अच्छी हो, ठीक है ना। ऑडिटरी मेमोरी, सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन साउंड्स, जो साउंड्स आते हैं ना उनको प्रोसेस करना, इंटीग्रेट करना, ये राइट टेम्परल का काम है ना। रिदम एंड टोनलिटी, टोन पकड़ जाता है ना अपना ब्रेन, और रिदम, ये भी यही काम बहुत अच्छा करते हैं, है ना। वॉइस मॉड्यूलेशन भी इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। लिसनिंग एबिलिटीज भी इसी में आती है, और इमोशंस फॉर म्यूजिक भी इसी में आता है। तो सिंगिंग करनी है ना, तो आपका टेम्परल लोब बहुत अच्छा होना चाहिए। टेम्परल लोब क्यों अच्छा होना चाहिए? कि संगीत को सुनना, समझना,
तैयार करने का काम राइट वाले का होता है, और बोलने का काम जो होता है ना वो लेफ्ट का होता है। तो इनका कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्प कर देता है। वैसे राइट टेम्परल भी अच्छा है ना, तो आप सिंगिंग अच्छी कर सकते हो, सुर में मधुर तरीके से गा सकते हो। लेकिन बोलने संबंधित काम है ना वो लेफ्ट टेम्परल के हैं। तो इनका दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तब बहुत अच्छे ढंग से मधुर संगीत गा के धड़ाधड़ तरीके से काम कर सकते हो आप, है ना। लेकिन फिर भी गाना अलग बात है, गाना तो आप बेसुरा गा दोगे, मेरी लेफ्ट टेम्परल बहुत अच्छा है तो मैं बेसुरा बोल दूंगा। बेसुरा नहीं भी, सुर में गाना है ना, लोगों को पसंद आए, तो राइट टेम्परल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुर में गाना है, भाषण थोड़ी देना है अपने को, तो उसके लिए राइट टेम्परल चाहिए, ठीक है ना। ये लो साहब लेफ्ट ओसिपिटल। अब आ गया लेफ्ट ओसिपिटल। मेरे हिसाब से यहां तक का आप लोगों को समझ में आया ना, लोब एंड ऑल, क्लियर क्लियर, ओके। हाँ, किसी की भी गाड़ी नहीं अटकेगी अब, है ना। अब लेफ्ट ओसिपिटल में आता है, ये देखो लेफ्ट ओसिपिटल के क्या काम है। ऑब्जर्वेशन, स्पान ऑफ अटेंशन, प्रोसेसिंग विजुअल मोशन, पेट लव, डेप्थ परसेप्शन, एबिलिटी टू सी एंड कनेक्ट, कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग। अब इसको सार गर्भित चीजों को मैं कई बार बोलता हूँ ना, बात के पीछे की बात को समझ लेना, गंभीरता समझ लेना, ऑब्जर्व कर लेना, गौर से देखना, ये सब लेफ्ट ऑसिपिटल का काम है, ठीक है ना। स्पान ऑफ अटेंशन यानी किसी पर्टिकुलर चीज पे कितनी देर तक आप गौर से देख पाते हो, सब पाते हो, सुन पाते हो, समझ पाते हो, ठीक है। ऑन द अदर एंड ऑब्जर्व करना चीजों को। उसके अलावा प्रोसेसिंग विजुअल मोशन, जो भी कुछ एक्टिविटी घट रही है उसको प्रोसेस करना। पेट लव, जानवरों के पौधों के प्रति जो प्रेम है, वो बोलते तो है नहीं, जीव भी अपना बोल के थोड़ी बताता है, लेकिन फिर भी आप उसकी भावनाओं को, कई लोग है ना जानवर की भावनाओं को अपन समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसे थे, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो नहीं भी बोल रहा है तो भी माँ समझ जाती है, पिता समझ जाते हैं कि क्या है। माओ का बहुत है, बहुत जल्दी समझती है इसका क्या है एंड ऑल, वो क्या है। वो भाई साहब उनका लेफ्ट ऑसिपिटल बहुत बच्चों के प्रति सॉलिड वाला है, वो फट से पकड़ती है कि इसके क्या चल रही है कहानी, है ना। उसके अलावा डेप्थ परसेप्शन, और ये माओ के अंदर जबरदस्त क्वालिटी होती है। और डेप्थ परसेप्शन का मतलब है कि डीप में जाना किसी चीज का, जो मैंने कहा था ना, मीनिंग के पीछे मीनिंग समझना। और एबिलिटी टू सी एंड कंसंट्रेट, किसी भी चीज पे योग्यता, उसे गौर से देखना, सुनना, समझना, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ये पार्ट लेफ्ट ऑसिपिटल का होता है। तो राइट ऑसिपिटल का क्या काम है फिर, राइट ऑसिपिटल को भी समझ लो। राइट ऑसिपिटल का विजुअल मेमोरी, प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन, विजुअल, डिस्टेंस, स्पीड, एंगल, एक चीज को समझ लेना, आइडेंटिफाइंग कलर्स। देखो उसका काम है बात के पीछे की बात को पकड़ना, डेप्थ को लेके, वो जो चीज जवाब नहीं दे रही है उसका भी आंसर समझ लेना, है ना, वो लेफ्ट है। डीप कंसंट्रेट करना, फोकस करना, अंदर तक की बात को समझना, ये सब लेफ्ट ओसिपिटल का है। तो राइट ओसिपिटल क्या करता है, राइट ओसिपिटल करता है प्रोसेस करना चीजों को, जो दिख रही है ना, इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशंस, उनको प्रोसेस करना। उसके अलावा डिस्टेंस, स्पीड, एंगल। क्यों क्रिकेट के अंदर या किसी भी गेम के अंदर, मेरे से किसी ने 3 प्रोफेशन बोले थे, मुझे अभी नाम याद नहीं है, शायद मधुष्मिता मैम आज कनेक्ट हुई कि नहीं, उन्होंने बोला था पता नहीं, 3 ही लोब बेस के दे दिए थे, मैंने मना किया था। क्यों कि अब आप देखो एक मिनट के लिए, आपका ऑसिपिटल लोब पे ही बात कर लेते हैं। आपका पेरिटल लोब बहुत अच्छा है, आपका बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा है, आपका, आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, बॉडी मूवमेंट आपका बहुत अच्छा है, आप मेजरमेंट भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप आप दौड़ भाग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेकिन डिस्टेंस, स्पीड और एंगल, ये 3 चीज राइट ओसिपिटल के काम के हैं। यानी राइट ओसिपिटल के अंदर ये योग्यता है। तो अब आप एक मिनट के लिए देखो, अपन तारे जमीन पे बोलते हैं ना, वो आमिर खान बोलता है कि जब तुम बॉल फेंकते हो तो बच्चा समझ ही नहीं पड़ता है किस स्पीड से आ रही है, कैसे आ रही है, इतने में तो निकल गया, है ना। ये राइट ओसिपिटल का काम है भाई, स्पीड, डिस्टेंस। इसलिए सारे लोब्स अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ना, कुछ चीजें कुछ लोब्स के काम की होती है। राइट ओसिपिटल का है कि वो स्पीड को, अब आप बहुत तेज गति से बॉल आ रही है, शोएब अख्तर की बॉल आई, बोल्ड मार दिया साहब, क्यों कि स्पीड को पकड़ ही नहीं पाए, एंगल बना ही नहीं पाए, ये ना डिस्टेंस को रीड ही नहीं कर पाए, ये ना। अब आप मान लो कई बार लोग रन आउट होते हैं, रन आउट कैसे होते हैं, रन आउट ऐसे ही तो होते हैं कि आपका ब्रेन उस वक्त उस चीज को पकड़ ही नहीं पाया, सामने वाले ने तोड़ पड़ा, आप उसकी स्पीड को, डिस्टेंस को, एंगल को रीड ही नहीं कर पाए, रन आउट हो गए, सीधी सी बात है। तो है ना, इसके लिए राइट ओसिपिटल लोब इंपॉर्टेंट और जिम्मेदार होता है। सारे लोब्स बहुत जरूरी है, और आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इस चीज को समझो कि ये लोब कितना काम का है। मेरे को डिस्टेंस की, स्पीड की कितनी, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, अब कोई ड्राइवर है, उसके लिए राइट ओसिपिटल बहुत जरूरी है भाई, ताकि वो कट मार के निकाल सके, ड्राइविंग करता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ऐसे है ना, हर लोब की इंपॉर्टेंस और करियर को जोड़ के समझोगे ना, काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कौन से लोब की क्या जिम्मेदारी है और उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज की जाए जिससे उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आ गया होगा। मैप्स को रीड करना, अंडरस्टैंड करना, मैप आते हैं ना, अब ये राइट ऑसिपिटल का काम है, मैप को रीड करना, क्योंकि उसमें डिस्टेंस, एंगल एंगल सब आ जाते हैं। खटाक से लोग देखते हैं ना कौन सी जगह का है, माथा ही नहीं पकड़ता है, मेरा तो माथा ही नहीं पकड़ता है, राइट ऑसिपिटल वाला टंटा मेरे बैठता ही नहीं है।
अब ये कोई मेरे को क्या विपुल जी आप अब देख लो, मेरे लेफ्ट और मेरा लेफ्ट फ्रंटल जरूर से ज्यादा स्ट्रांग है भाई। मेरी मशीन रुकती ही नहीं है, मुझे तो सजा ही इसी के लिए देते थे स्कूल वाले, बाहर निकल बहुत बोलता है। लेकिन मैंने इसको धंधा बना लिया, तभी आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। लेकिन राइट हॉस्पिटल का काम है ना, राइट हॉस्पिटल का लैब में अच्छा है, बहुत बढ़िया मानता हूँ कि भाई साहब ढूंढा करा, गूगल मैप पे डाला और वो चालू हो गया, वो अपने आप ही ले जाएगा। मैं तो उसको रीड ही नहीं कर सकता, माथा खराब हो जाता है, मैं देखता ही नहीं हूँ वो सब क्या है, माथा फोड़िए। ये राइट हॉस्पिटल का काम है, जिनका अच्छा होता है वो अच्छे से रीड कर लेते हैं। चलो, ये लो साहब, अब करियर पे आ गए है ना। अब लो साहब, यहां तक का पहले क्लियर हो गया, मैं करियर पे नहीं जाऊंगा, मैं लोभ तक ही रोक लेता हूं, अपनी बुद्धि से यूज करना कि कौन कौन से करियर क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। मैं ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगा, ओवरडोज हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब है ना, मैं एक काम करता हूँ, क्या टाइम हो गया, 12:30 हो गई ना। चलो मैं आपको अब एक चीज और दे देता हूँ आपके काम की, अरे ये ले लेते हैं यार, ये। अरे कल किसी ने पूछा था ना मेरे से, लो मैंने वो कहाँ थी, लो मैं दिखा भी देता हूँ। हैं? अच्छा है, मेरे को ध्यान नहीं था, अभी दिखा देता हूँ। मैंने कल रिकॉर्डिंग रह गई थी ना, तो मैं वो भी चीज़ दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये नहीं रहे कि भैया बहुत जीरो से काम शुरू किया है। बहुत जीरो से किया है ना, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, आई विश मिल जाएगी, है ना, कहाँ है न्यू फोल्डर में क्या। चलो एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कहाँ है, देखो कौन सी खोलूँ, ये वाली खोल देता हूँ। ये देखो, ये रही वो फोटो, आई विश आपको दिख जाएगी। ये वो जूनियर्स कहूँ जो है, ये तो राम मैं, बीच में मेरी शक्ल तो दिखती होगी आपको, 5-10 साल पहले की है ना। ये राम मैं, ठीक है ना। अब देखो, इसका नाम है प्रेम प्रकाश मीणा, इसका नाम है होम मीणा, ये चंद्र प्रकाश मीणा, ये इसी का भाई है, और ये मेन इनका सरगना सूत्रधार, ठीक है ना, विनोद। ये लेके आया था इन सबको, ठीक है ना। ये मुझसे अट्रैक्टेड था, इसको लगा था मैं इनकी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूंगा, मैंने इन्हीं को लपेट दिया, ठीक है ना। तो ये सारे सारे लोग आ गए। ये वो लोग हैं जिनसे इस काम की शुरुआत हुई है, यंगस्टर से, सारे 18-20 साल के थे जिनको लिया था। और जो सबसे पहली स्कूल हमने करी थी ना, जो सबसे पहली स्कूल करी थी SRN इंटरनेशनल, उसका श्रेय इस लड़के को जाता है। ये जो पीछे है ना, ये चंद्र प्रकाश मीणा, इसको जाता है, जस्ट मेरे पीछे खड़ा है। इस लड़के ने कागज दिखाया था, और भगवान जाने क्या बोल के आया था वो मैडम, बस यही बोली कि मेरे कुछ समझ नहीं आया है, पर मैंने ये प्रोग्राम समझा हुआ था, मुझे पता था ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इनको साथ में ले लेना चाहिए। तो बोले तुम्हारे सीनियर को लेके आओ, और ये मेरे को लेके आया। ये हमारे हेड ऑफिस की फोटो है, 11 बंधु नगर। आई थिंक कई सारे लोग तो गए हुए होंगे, नहीं गए ना, तो भी बता देता हूँ, ये हटाते हैं, इस फोटो को हटाते हैं। देखो बैक में, चलो ठीक है, ऐसे ही करना। अब आपको दूसरी फोटो दिखाते हैं ताकि आपको यकीन हो। ये देखो, आपको इसमें और भी मिल जाएंगे। ये देखो, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन है ना, आपको काउंट करा देता हूँ, देखो काउंट कर लेना। ये तो मेरा, 1 2 मेरे को छोड़ के, 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग आपके सामने और भी हैं। इनमें और भी लोग हैं इनकी टीम के, वो आए नहीं। ये है, इस लड़की का नाम है दीक्षांता पाराशर, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है। इसका नाम है विनय जांगिड़, शादी हो गई, बच्चे हो गए। ये दो प्राणियों का पता नहीं, अभी ये 18 है, ठीक है ना। ये प्रवीण सैनी, बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं, शादी हो गई। ये सब हमारे सामने, इनके शादी ब्याह बच्चे हुए, मैं खुद भी उन्हीं में से हूं, शादी हो गई, बच्चे हो गए। बट द थिंग इज, ये इतने पुराने हैं, और ये सारे कनेक्टेड है हमारे साथ में, जुड़े हुए हैं, और ये लोग काम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको मैंने 10,000 का ऑफर किया था कि भैया तुम 10,000 स्कूल आओ, कनेक्ट करो, 10,000 लो, बात खत्म। तुम्हारे को इन सबको हमने सिखाया है, ये सारे वो लोग हैं। सो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना, भैया हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने तो ऐसे टीम बनाई है, तो आपको टीम बनानी चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास 15-20 लोगों की टीम खड़ी होती है ना, और कोई चीज करने जाते हो, तो आपका बोल्ड लैंग्वेज ही अलग होता है यार बात करने का। येलो कलर टी शर्ट था, रेड कलर टी शर्ट था, ये 2 टी शर्ट थे हमारे पास, मोस्टली हम रेड पहन येलो पहनते थे, फ्लोरोसेंट दिखता है वो, ठीक है ना। उसके अलावा देखो, आपको कहाँ दिखाऊं, ये देखो, इनको भी पहचानोगे, ये देखो, ये विनीत सर रहे, आपको विनीत जी दिख ही गए होंगे, विनीत सर, ठीक है। और देखो, ये वो प्रोग्राम है आप लोगों को हमारा, ये देखो, ये सारे, ये देखो, ये विनीत सर कहाँ गए, विनीत, ये विनीत सर की वाइफ अनु मैम, ये सरोज मैम, और ये जो मैडम है ना जिनसे ये टीवी वाली GTV वाली बात कर रही है, ये मैडम कुचामन का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल लाइक हॉस्पिटल है, उनकी बच्ची है, उनको टीवी, ये सब GTV वाले हैं जो हेड ऑफिस में आए थे हमारे। और ये सारे GTV वाले हैं जो सारे पेरेंट्स बैठे हैं, उनके है ना आंखों पे पट्टियां बांध बांध के उनका भी रिजल्ट चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेडिकल डॉक्टर है, MBBS MD है, सॉरी गायनोकोलॉजिस्ट है, ये गायनोकोलॉजिस्ट है, इनके हस्बैंड डेंटिस्ट हैं, ठीक है ना। और ले, मैंने ये सब आपको इसके लिए बताया, ये HDFC बैंक में है भाई साहब, इनकी बच्ची है, सबके सब ये सब बड़े हो गए यार अब तो सारे, मतलब बच्चे इनके, कोई इंजीनियरिंग कर चुका है, कोई मेडिकल में चला गया, सबके बड़े बड़े बच्चे हैं।
ये देखो, ये मेरा, ये आंख पे पट्टी बांध के, मतलब ये सब जीटीवी पे किया था। जीटीवी वालों ने कहा हमारा ऑफिस जो है ना, हम आपके यहीं आके कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए, ये विनोद जी रहे। अब देखो ये लड़का है ना, इसका नाम है कपिल इंदौरिया। ये उस 8 लोगों की टीम में आपको नहीं था, तो ये मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये नवा प्राणी है। ठीक है ना। ये मतलब बहुत सारे, ये वो बच्चे ही बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं भैया। इन सब का हम लोगों ने किया हुआ है। तो जितने लोग आपकी जानकारी में ना, सबको मैंने इसीलिए दिखा दिया कि भैया ये देखो, ये यहाँ पे रही। ये बच्ची का नाम रजगौरी है या आयरनिका है, ये सब बड़े बड़े हैं। कोई को तो खुद ही स्कूल खोल ली और खुद ही मालिक बन बैठे, मतलब एक से एक है। सो द थिंग इज, मैंने कहा था मैं दिखाऊंगा, तो मैं आपको आज दिखा देता हूं कि ये देखो, ये रही फोटोज दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, आप लोगों को दिखा दी। और भी कोई फोटो आएगी तो दिखा देंगे। उसके अलावा जो मैंने आपसे बात की थी पर्सनैलिटीज की, तो अभी मैं आपको 9 तरह की पर्सनैलिटी होती है मैं बता देता हूं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं 9 तरह की पर्सनैलिटीज का, भाई वो किसी व्यक्ति ने जिक्र किया था, तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। वो पर्सनैलिटीज वाला खोलना। हाँ, 9 पर्सनैलिटीज। ये देखो, ये वो 9 पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है ना। एक आती है हेल्पर, मैं ज्यादा है ना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा आपको कि ना क्या, मैं सिर्फ बेसिक है ना आपको उनका ये बताऊंगा कि उनका आप चलो देख ही लो। जैसे परफेक्शनिस्ट है, तो जो लोग ये बोलते हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एक एक पेज ही दिखा रहा हूँ, 9 के 9 पर्सनैलिटी का एक एक पेज दिखाऊंगा आपको। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, एक एक पेज दिखाऊंगा जो काम का है। अरे ये तो पहले से ही बहुत आगे गई हुई है, पीछे लो इसको। एक एक पेज काम का दिखाऊंगा। अब ये पर्सनैलिटी है ना, ये उनकी है, क्या बोलते हैं, जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। लेकिन मैं काम की चीज दिखाऊंगा आपको कि है ना, देखो अब है ना, अगर कोई परफेक्शनिस्ट है ना, जो कोई भी व्यक्ति परफेक्शनिस्ट है, उसको स्ट्रेस में लाने का क्या तरीका है। भी ये झक्की किस्म के इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, इनको कोई झक्की माने, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा एनालिटिकल है, ठीक है ना। ये जो है ना, लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं ना एथिक्स के साथ, इनको पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। ये गरीब क्वालिटी, पुअर क्वालिटी का काम पसंद नहीं करते हैं, न्याय प्रिय लोग होते हैं, जो मैंने कल बताया था आपको, ठीक है ना। और जो डम्ब लोग होते हैं ना, बेवकूफ टाइप, उनके साथ ये ज्यादा काम नहीं कर सकते। मैं आपको है ना ये सारी बता रहा हूं, आपको इनमें एक एक पेज दिखाऊंगा, ज्यादा काम की चीज नहीं, एक एक पेज दिखाऊंगा। देखो इनका एक पेज है, इनकी वीकनेस क्या है। ये एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम अदर्स, लोगों से जैसे हम परफेक्ट है ना, वैसा दूसरा भी परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। बीइंग हाईली क्रिटिकल, एक्सेप्टिंग द हार्ड रियलिटी, हार्ड सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कठिन, ठीक है ना। मैं ही सही हूं, उसको लेके बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कई बार कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बोले तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, डिफेंडिंग द राइट ऑफ अदर्स, दूसरों की राइट्स के लिए बहुत मजबूती से लगते हैं, इसलिए मैंने कहा था न्यायप्रिय लोग हैं। अब है ना, इनकी टेंडेंसी वो निकालता हूं। देखो इनका फियर भी बता देता हूं। फियर क्या है, इनको कोई गलत साबित कर देना परफेक्शनिस्ट लोगों को, तो इनका मूड खराब हो जाता है, ठीक है ना। इनको अगर कोई इम्प्योर बोल दे, या ये कोई बाइस डिसीजन ले ले, तो इनका मूड खराब हो जाता है। इनको कि ये हो जाता है, यार मेरे कैसे बायस डिसीजन हो गया मेरे साथ में, या मैंने कैसे ले लिया। टू एनालिटिकल, ये इनके फियर है। इनका ये फियर है कि इनके ना, इनकी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। ये मैंने एक बहुत छोटी सी आपको बताई है। अब इनके काम करने की टेंडेंसी बताता हूं। फाइट फॉर जस्टिस, पैशनेटली परस्यू व्हाट इज राइट, मेक रेशनल एंड बैलेंस चॉइसेस, है ना। मतलब ये कि ये जस्टिस के लिए काम करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। ये लोग बैलेंस्ड चलते हैं, रेशनल चलते हैं, नॉलेज और विजडम के लिए काम करते हैं, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस होता है इनका। ये मैंने आपको परफेक्शनिस्ट का बताया है। अब आपको कमाल की चीज बताता हूं। अच्छा, साइंस, हाईली एनालिटिकल, क्रिटिकल एवेल्यूएटर, सब कुछ सही है, लेकिन इनके साथ में जो कमाल की चीज है ना, जो मैं आपको दिखा देता हूं। बैक करना था क्या। ये देखो, अब है ना, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं मैं अचीवर की। अचीवर और चैलेंजर, मैं जब कल आपसे वर्ल्ड की बात कर रहा था ना, वर्ल्ड की पर्सनैलिटी का, मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूं कि है ना, देखो वर्ल्ड और है ना, दोनों में कैसे अंतर आ जाता है। दोनों डोमिनेटिंग है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे आता है, देखो। इनका सब कुछ एक जैसा है, स्ट्रेस फ्रॉम फीलिंग एज दो यू नीड टू कंस्टेंटली, चलो। ये वो लोग हैं जो अचीवर कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये दूसरों को एंटरटेन नहीं कर सकते। आप इनको, ये नहीं है कि तुमने डमरू बजाया और चालू हो गए। अचीवर कैटेगरी के लोग दूसरों को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, ये खासियत है अचीवर, है वर्ल्ड कैटेगरी के लोग। आप इनसे आशा ही मत करो कि दूसरों को एंटरटेन करेंगे, ठीक है ना। बीइंग मीन रिपीटेटिव फेलियर और डिफिकल्टी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। रिपीटेटिव फेलियर, अगर लगातार फेल हो ना, तो इनसे झेला नहीं जाता है, एक फेलियर चलता है। ये मैं अचीवर का बता रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिर्फ है ना, व्हेन यू आर कंसिडर्ड एज रोज, मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही बता रहा हूं, ज्यादा बता ही नहीं रहा हूं। रिपीटेटिव फेलियर इनको पसंद नहीं है। दूसरा भी, उसके अलावा मैं जो है ना, जो मैं आपको दिखाना, इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाह रहा था, दोनों के अंदर अंतर क्या आता है, चैलेंजर के अंदर और इसके अंदर, वो दिखाता हूं पहले आपको। ये इनके काम करने की टेंडेंसी कैसी है।
ये ना लोगों को उनके सक्सेस ग्राफ के बेसिस पे जज करते हैं, तू कितना सक्सेसफुल है और तू कितना नहीं है। ये अचीवर कैटेगरी की खासियत है। दूसरा, फुल एनर्जी वाले लोग होते हैं। तीसरा, अकम्पलिशमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजन, कास्ट, कल्चर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है, मेरे साथ आके काम कर। ये एडवांटेज भी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कास्ट का है, कौन सी कम्युनिटी का है, कैसा बैकग्राउंड है, कैसी कल्चर है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या रिलीजन है। इनको सक्सेस ग्राफ से मतलब है। तो ये जो भी व्यक्ति जुड़ता है ना, उस अगर वो बंदा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ना तो इनका खास है, अगर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा ना तो इनका खास नहीं है। ये लोगों को उनकी सक्सेस ग्राफ के ऊपर जज करते हैं। ये खासियत होती है अचीवर कैटेगरी की, ठीक है ना। You tend to maintain distance from the people with lethargic attitude and loaded excuses। इन्हें वो लोग ही पसंद नहीं है जो एक्सक्यूज देते हैं और आलसी प्रवृत्ति के हैं। तो अगर व्यक्ति, अब आप देख लो, है तो डोमिनेटिंग, है तो असर्टिव नेचर का, लेकिन ये देखो इसकी ये पर्सनैलिटी है कि लोगों को सक्सेस के ग्राउंड पे जज करते हैं, और इनके लिए सक्सेस ही कास्ट है, सक्सेस ही कम्युनिटी है, सक्सेस ही रिलीजन है। तो अगर आप सक्सेसफुल हो ना तो इनके काम क्यों, अगर आप काम जोरदार कर रहे हो ना, इनके काम को नहीं, धक्का देकर निकाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑन द अदर एंड सेम रिपोर्ट उस इंसान की ले लो, किस इंसान की, चैलेंजर की। लो मैं चैलेंजर की भी निकाल देता हूं, चैलेंजर चैलेंजर चैलेंजर। अब चैलेंजर का देख लेना, सामने निकल जाएगा, चैलेंजर की भी सेम स्थिति है। ये देखो चैलेंजर का भी निकालते हैं टेंडेंसी, ये देखो। अब चैलेंजर, दोनों के दोनों वर्ल हैं, दोनों के दोनों सर्कुलर है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर कैसा है देख लो। यू टेंड टू टेक चैलेंजेस एंड थ्रो चैलेंजेस अदर्स। ये लोगों को चैलेंज देते हैं और लेना पसंद करते हैं। ये सक्सेस ग्राफ से जज नहीं करते हैं, तू कैसा भी है, तेरे को चैलेंज दे दिया, पार डाल के दिखा दे, और तू मुझे भी चैलेंज दे सकता है। आ गया ना अंतर। दोनों असर्टिव है, दोनों वर्ल है, दोनों सर्कुलर है, लेकिन दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। यू आर लोडेड विद फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज फ्रॉम स्टार्टिंग कंपनी टू रिबिल्डिंग अ सिटी, रनिंग हाउस होल्ड। कुल मिला के लंबा चौड़ा अखाड़ा खड़ा करने में विश्वास रखते हैं। तुम कैसे भी हो, इनका ऑब्जेक्ट है मैं बड़ी बड़ी कंपनी बनाऊं, बड़ा घर बनाऊं, बड़ी कम्युनिटी बनाऊं, बहुत सारा बड़ा बड़ा काम करूं। इनको इस बात से मतलब नहीं है। लाइक सौरव गांगुली, चाहे वीरेंद्र सहवाग आओ, चाहे आड़ू तरीके से बात करो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी आओ, चाहे से युवराज सिंह आओ, चाहे से मोहम्मद कैफ आओ, ये सबको समेट लेते हैं। ये होते हैं चैलेंजर क्वालिटी के लोग, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर अचीवर कैटेगरी के हैं, विराट कोहली अचीवर कैटेगरी के हैं, लेकिन सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी चैलेंजर कैटेगरी के हैं। चैलेंजर कैटेगरी का एक प्राइम एग्जांपल देता हूं, सौरव गांगुली का एक प्राइम एग्जांपल देता हूं, कि एक कोई मैच हुआ जिसमें कोई 250 रन ही बनाए थे इंडिया ने, और 250 रन बनाने, ये सचिन सौरव गांगुली ने अपने इंटरव्यू में कही है ये बात, है ना। 250 रन ही बनाए, और 250 रन बनाने के बाद में सचिन तेंदुलकर को, लाइक बहुत जेन्युइन बता रहा हूं आपको, वीरेंद्र सहवाग को ये कहा गया कि यार तुम आराम से स्लो स्लो खेलेना। जॉन राइट बड़े अच्छे क्या बोलते हैं, उनके कोच थे। बहुत अच्छी सिचुएशन बनी थी। जॉन राइट ने कहा यार देखो बहुत कम स्कोर है, 250 रन है, श्रीलंका के खिलाफ ज्यादा नहीं है, बना सकते हैं, तुम आराम से खेलना, हो जाएगा। लेकिन सहवाग तो सहवाग है, किसी की सुनते थोड़ी है, वो जाके रन ठोक दिए, और साहब उस चक्कर में आउट हो गए। मैं छक्के मारूंगा चक्कर में आउट हो गए। जॉन राइट को बात पसंद नहीं आई, तो जैसे ही वीरेंद्र सहवाग कमरे में आए ना, पकड़ के गुद्दी दाब के ऐसे ऊपर चढ़ा के और मुक्का मारने की स्थिति क्रिएट कर दी, मतलब लड़ाई झगड़ा कर लिया लिटरली। ये खुद सौरव गांगुली ने कहा है, और मारा पीटी कर ली, मुंह पे मुक्का दे दिया जॉन राइट ने, और साहब सहवाग का मूड खराब। सहवाग ने बैग उठा लिया, बोला मेरे को तो यहाँ मैं जूते खाने आया हूँ क्या, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रखा है मेरे को, ये कौन होते हैं, फलाना ढिमका। तो जो भी है बात खत्म हो गई। अब जब ये बात हुई तो मैच तो खत्म हो गया, इंडिया जीत भी गई, जैसा भी है, या हार गई जो भी है। जब सब बस में बैठे हैं ना, तो एकदम माहौल शांत, सहवाग एकदम चुपचाप बैठे हुए, जॉन राइट एकदम चुपचाप बैठे, तो सौरव गांगुली को बड़ा डाउट हुआ। सौरव गांगुली बोला यार मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतना चुप कैसे बैठा है, क्या बात हो गई। तो उसने जाके पूछ लिया कि अरे भाई सहवाग कोई बात हो गई है, कैसे चुप चुप कैसे बैठा है, कोई बात हो गई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब कैसे गए, जूते खा के बैठा है, पर है ना, या जॉन राइट ने खिंचका दिया, या इसने जॉन राइट को रगड़ लिया, जो भी है। 20-22 साल का लड़का। वहां का अच्छा, राहुल द्रविड़ के पास गया। राहुल द्रविड़ बोले यार हाँ कुछ हुआ तो था, पता नहीं मारा कुटी हो गई, पता नहीं क्या है, गई ये बात जो भी है। उनकी भी बात खत्म। फिर सौरव गांगुली ने वही चीज जॉन राइट से जाके पूछी, जिसने मुहिम उठाई थी, अरे तुमने कुछ कर दिया क्या, वो इतना चुप क्यों बैठा है? बोले नहीं नहीं कोई बात ही नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा था तो मैंने चमका दिया उसको जो भी है, ठीक है ना। पर जॉन राइट की बात को कुछ भी नहीं करके बात को गया ही कर दिया। उन्होंने कहा यार कौन मेरे को सही राय देगा। तो वो गए सचिन के पास में कि यार सचिन ऐसी कोई बात हुई, कर ये तो बचपन से साथ खेले हुए हैं, तो इनकी तो बहुत अच्छे बनेंगे। सचिन को बोलते यार ऐसी कोई बात हुई कि, बोले हाँ जॉन राइट ने धर लिया था इसको, ढंग से नहीं खेला था। तो बोले फिर, बोले ये बात में सच्चाई क्या? बोले सच्चाई क्या, मैं सामने बैठा था, मैं चाय पी रहा था, ये कूट रहे थे और मैं देख रहा था इनको। बोले यार तूने बात बताई नहीं मेरे को। बोले वो कूट रहे थे, ये कूट खा रहा था, बात खत्म, मैं मेरी चाय पी रहा था, मैं उठ के आ गया, इसलिए बात सच्ची है। लेकिन सौरव गांगुली देखते रह गए, और सौरव गांगुली बोले मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी मार कूट के बाद भी ये व्यक्ति उठ के नहीं गया, अरे टीम में खेल रहा है।
पेशेंस के साथ खेल रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि टीम बनानी बननी शुरू हो गई है, ये इससे ऊपर आके सोचते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ना, इतना एग्रेसिव लड़का, उसको भी सौरव गांगुली ने समेट रखा था, युवराज सिंह सिंह जी की सुनने वाले, उसको भी समेट रखा है, महेंद्र सिंह धोनी को भी ले लिया, जहीर खान को भी ले लिया, युवराज सिंह, वो हरभजन सिंह, कितने एक से एक घोड़े, और ये सारे अपने फील्ड के बादशाह हैं। इन बादशाहों को समेटना इज नॉट दैट इजी टास्क, वो चैलेंजर कैटेगरी का आदमी करता है, वो इनको समेट लेता है, भले खुद परफॉर्म नहीं करे। तो सौरव गांगुली कभी परफॉर्म करते ही नहीं, तो शुरुआती दौर में किया जो किया, जो 22 शतक लगाए लगाए, बाद में खुद कभी बहुत कम परफॉर्म करते थे, फील्डिंग भी उनकी कमजोर थी, फिर भी काम निकला लेते थे, काम निकलाने में नंबर वन थे। महेंद्र सिंह धोनी सौरव गांगुली की देन है, सचिन तेंदुलकर और ये तो इनके साथ के हैं, लेकिन ये जो टीम है दूसरी, युवराज सिंह सौरव गांगुली की देन है, मोहम्मद कैफ सौरव गांगुली की देन है, जहीर खान सौरव गांगुली की देन है, हरभजन सिंह सौरव गांगुली की देन है, सब पकड़ पकड़ के लाए हैं। आज ये जो टीम बनी हुई है सौरव गांगुली की देन है। लेकिन ये चैलेंजर कैटेगरी, बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऐसा ही किया, ये सौरव गांगुली के जैसे। तो वो जो टीम बनी है ना, वो इन चैलेंजर कैटेगरी के लोगों की खासियत होती है कि ये टीम बनाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। You use your abundant energy to bring change in your environment and leave a mark on it। तो चैलेंजर कैटेगरी के लोग है ना, वे बदलाव लाते हैं और ठप्पा लगाते हैं, इसलिए हर पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है ना भाई, अचीवर कैटेगरी का युवराज सिंह है, अचीवर कैटेगरी का और भी है, तो युवराज सिंह तो भाई साहब वर्ल्ड वाइड जानते हैं, 6 छक्के मारने वाला कितना जबरदस्त प्लेयर है। तो भैया अगर ये नहीं हो तो जीत ही नहीं सकते ना, इसलिए हर पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि भैया ये विराट कोहली है, आज सचिन तेंदुलकर अचीवर कैटेगरी के हैं, और सचिन तेंदुलकर अचीवर कैटेगरी की, तो पूरी टीम को उनको समेटना आता है भाई। वो आज इनडायरेक्टली गॉड ऑफ क्रिकेट है वर्ल्ड वाइड, क्यों? क्योंकि वो अचीवर कैटेगरी के, वो खुद बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बीइंग अ लीडर वो कर पाए जरूरी नहीं है, उनकी अपनी योग्यताएं हैं, वो नहीं करवा पाते हैं। कई बार कहा है, एक इंटरव्यू में आया था कि सचिन तेंदुलकर को उनकी मन की पसंद की टीम नहीं दी, तो सचिन तेंदुलकर बाहर आकर रोए कि मेरे को मेरे पसंद की टीम नहीं दी। लेकिन जब यही काम सौरव गांगुली का आया था, तो सौरव गांगुली ने कहा मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा अगर नहीं रखोगे तो। रखो अनिल कुंबले को, लोगों ने कहा ये तो बुढ़ापा आ गया इसका, ये नहीं चल पाएगा, और उसी को बोले मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा, और बीसीसीआई ने कह भी दिया कि ठीक है कैप्टनसी छोड़ देना अगर ये नहीं चला। ऑस्ट्रेलिया लेके गए, अपनी उम्र के सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले लेनी है, 32 विकेट लिए, और रिकॉर्ड बना लिया खुद का ही कि भैया 32 विकेट लिए हैं, वो उनके लिए लड़ गए। दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, कि इंडिविजुअल परफॉर्मर है और गॉड ऑफ क्रिकेट है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया जानती है, और सौरव गांगुली टीम को काम निकलाने में एक्सपर्ट है। तो ये सब है, ये मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए दिया है कि भैया आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चैलेंजर कैटेगरी का ना मैंने एग्जांपल दिया आपको, विल, परसिस्टेंट, एंड्योरेंस, आर योर कंसिस्टेंटली चीजों को करते, ये इनकी क्वालिटी है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। अभी मैंने ना आपको बहुत सारी रिपोर्टें वैसे तो बताई हुई है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं जो काम काम की है ना, अंतर बताने के हिसाब से। जैसे ये लॉयलिस्ट है, ये मैंने लॉयलिस्ट आपको डीएमआईटी में नहीं मिलती है, तो लॉयलिस्ट की क्या खासियत है देख लो। लॉयलिस्ट कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? लॉयलिस्ट कैटेगरी के लोगों का समझना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है, इनकी टेंडेंसी समझ लो। बाकी तो इतना मैं ज़्यादा जब इंडिविजुअल रिपोर्ट लेंगे तब समझा दूंगा, है ना। ये आ गया साहब, ये पहले इनका स्ट्रेस देख लो। लॉयलिस्ट कैटेगरी का व्यक्ति क्या होता है? अनरिलायबल पीपल एंड रिलेशनशिप कैन कोज स्ट्रेस यू। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अगर वो रिलायबल नहीं है ना, तो ये नहीं झेल पाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिविटी इन योर वर्क और पर्सनल एनवायरमेंट नहीं झेल पाएंगे। फीलिंग एज दो यू आर नॉट नीडेड, अगर ऐसा लगा कि आप नीडेड नहीं हो तो भी ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये लॉयलिस्ट कैटेगरी के होते हैं, ये तनख्वाह पसंद लोग होते हैं, ये सेफ रह के चलना चाहते हैं। अगर इनको कहीं ये फील हो जाए कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, यू आर नॉट नीडेड, तो ये वहां ज्यादा लंबा चल नहीं सकते, ठीक है ना। फेलिंग और मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, तब भी इनको स्ट्रेस में आ जाते हैं। लो चलो साहब, आ गया वर्किंग टेंडेंसी, ये देखो आ गया टेंडेंसी लेते हैं इनकी। ये फियर वियर तो आप देख लेना, मैं टेंडेंसी निकालता हूँ। टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू टेंड टू सीक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इनके जीवन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको वो नहीं मिलेगी अचीवर में, आपको वो नहीं मिलेगी चैलेंजर में, नहीं मिलेगी वो आपको पीस मेकर में, नहीं मिलेगी वो आपको हेल्पर में। ये अपने आप में यूनिक है। यू टेंड टू हैव फियर ऑफ लूजिंग द पीपल, रिलेशंस एंड सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत सेफ रह के चलने वाले लोग होते हैं। यू टेंड टू वर्क हार्ड एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, ये कहते हैं मैं तनख्वाह दे दो मैं जान लगा के काम करूंगा, कहीं किंतु परंतु नहीं आने लूंगा, लेकिन मेरे सेफ है ना, मेरी तनख्वाह फिक्स रहनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है ना। ये लॉयलिस्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा सा बताया, ये जरूरी था बताना, नहीं तो मैं नहीं भी बताता, इससे ज्यादा डोज नहीं दूंगा।